नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची घटना पे आधारित है। आज की कहानी का नाम है एक नई जिंदगी। कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे साहिब। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीली सूट, सफ़ेद चुनरी, काली बिंदी और झुमके पहने नेहा। मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसे शुक्रिया कहा। मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था? मैंने पूछा। बिल्कुल। हमारी शादी की सालगिरह के ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर चीज़ याद दिलानी पड़े, नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वह फिर बोल पड़ी। सुनो, मैंने इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड रोल और रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए। वह भी सुबह जल्दी उठकर, इसलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो। जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव लिए मैं दफ्तर के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। नेहा मेज पर बैठी अपने फ़ोन पर कुछ लिख रही। कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, पर क्यों? मैंने पूछा। वह बस मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शाम को दफ्तर से लौटते समय लेकर आऊँगी, उसने मुझसे पूछा। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चले हैं कि अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते। नेहा के जवाब में मैंने कहा, मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ। आज शाम कहीं बाहर चलते हैं, साथ साथ सिर्फ हम तुम। नेहा हंस पड़ी और कहा, दिया, मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया, तो यह तय रहा शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने मुगलई रेस्टोरेंट चलेंगे। नेहा को दफ्तर छोड़ने के बाद जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एकटक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, मानो वह कह रही हो कि रुक जाओ साहिब, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती।
शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक अति महत्वपूर्ण काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने यह बात नेहा को भी बताई कि मैं इसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उससे कहा कि वह खुद ही मुगलई रेस्टोरेंट पहुंचे। मेरे नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ बोली नहीं और न ही संपर्क काटा। उसने बस इतना कहकर अपना ब्रह्मास्त्र रख दिया कि ठीक है, पर इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। कुछ अंतराल के बाद मैं उससे रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां मुझे पता चला कि नेहा 1 घंटे पूर्व वहां से निकल चुकी थी। मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ चला। रास्ते में मैं राहगीरों को देखते जा रहा था कि नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। मैं कुछ घबरा गया, क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज हुई थी, किंतु वैसे व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। नेहा का फोन अभी भी बंद था। मुझको लगा कि शायद नेहा घर चली गई हो, इसलिए मैं भी घर चला गया। घर बंद था और नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। रात्रि के 9 बज चुके थे। नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रहती थी। मेरा दिल गले को आ रहा था, परंतु मैं यही सोच रहा था कि नाराजगी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपना ब्रह्मास्त्र को बंद कर दिया होगा। सुबह खुद ही आ जाएगी, पर यह कोई तरीका नहीं होता है। इस बार उसने अच्छा नहीं किया। ऐसा कैसा मजाक कि सामने वाले की जान ही सूख जाए। रात को मैं थोड़ा नींद ले पाया। हर थोड़ी देर के अंतराल पर मेरी नींद खुल जाती थी। सुबह 7 बजे मेरा फ़ोन बजने लगा। वह फ़ोन नेहा का ही होगा, ऐसा मानकर मैंने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मिस्टर साहिल। मैं डर गया और उस अनजान आवाज़ के बारे में पूछने लगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार है। मुगलई रेस्टोरेंट के पास जंगल वाली सड़क पर हमें नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उसके फ़ोन से ही मिला। हम उन्हें नागरिक अस्पताल ले जा रहे हैं। आप भी जल्दी पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर एक त्रास का भार सह न पाया और सन्न पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। इंस्पेक्टर साहिब, मैं साहिल, नेहा का पति। मैं बोला, तो आप आ गए साहिल जी? इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने
जवाब दिया, आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने इन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वह इस समय कमरा संख्या 10 में है। जाइए, आपकी ज़रूरत है इन्हें। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखता ही पत्थर बन गया। नीले कपड़े में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मरीज, मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर थी। उसकी आंखें एक झपक तक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसें भी अतिरिक्त कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में भी कितना भार होगा, यह सिर्फ नेहा ही जानती थी। कभी ना चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरा शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी न जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बैठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है। अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी न आए। 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती नेहा को आज अपने पैर घिसटने पड़ रहे थे। यूं प्रतीत हो रहा था मानो वह अपने ऊपर कितना 100 किलो का वजन लादे हुई थी। मैं इसे घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों ने स्वादेहीन बातें मेरे कानों में पड़ते रहे। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद करके दिखे। दुख तो इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता की डींगें हाँकने वालों ने आज एक लड़की को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया था। परंतु मुझे इस बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी
कि पहले अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसे उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर मैं नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा मेरे उठने का इंतज़ार कर रही थी और अब न जाने कितने दिनों तक मैं उसको उठने का इंतज़ार करता रहूँगा। मैं तो सोफे में उससे उसका सिर्फ थोड़ा सा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात हो चली थी, इसलिए नेहा को वह छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वहाँ फ्रिज में नेहा की बताई रसमलाई अभी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा की चीखने की आवाज़ आने लगी। सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसे पुराने घटनाग्रस्त क्रम की तस्वीर दिख रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी और शरीर में पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया। मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा ताकि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकूं। नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार यह कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। नेहा धीरे धीरे शांत हो गई। मैं उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं उसके पास ही हूँ और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आँखों के कोने से एक आंसू की बूंदें बह गई। मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए उठने लगा तो नेहा ने और जोर से पकड़ लिया। वह पुनः व्याकुल से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, रुक जाओ साहिब, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैं अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास बैठा रहा। कुछ अंतराल के बाद नेहा सो गई। दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें मेरे मन में उफान पर थी। नेहा को किसी दवा और चिकित्सक से ज़्यादा अपनेपन और प्यार की ज़रूरत थी। उसके चूर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की ज़रूरत थी। नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरी योगदान की बारी थी। मैंने
भी यही निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूँगा। नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसीलिए उसे सदा तनाव व भ्रम में ही देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात मैं नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूं तो वह खाना खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। न जाने इस बार उसके मन के किस कोने में तीर लगा था। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो साहिल, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सज़ा दी गई। मैंने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे में ही सब कमियां हैं। मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही। नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूंकने की सामर्थ्य रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराशा से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। उसके मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल दिया था कि खुद ही अपने में घुटने लगी थी। मैं नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो। तुमसे कितने असहाय लोग की मदद की गई है और वह आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बस अड्डे पर वह लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। तुमने अत्यंत प्रयासों से उसके परिजनों से मिलवाया था। वह लोग तुम्हें देवता तुलना मानते हैं। यदि तुम ऐसा न करती तो न जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी का बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले सब ठीक हो जाएगा। मेरी यह बात नेहा के मन तक पहुंच रही थी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर रहा था। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि नेहा कहीं अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले। कुछ ही दिनों के अंतराल में मैंने कभी
धारदार और नुकीले चीज़ों को घर से हटा दिया। नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसीलिए मैंने सभी खिड़कियों में जाली लगवा दी, सभी पंखे उतरवा दिए। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे यह प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। बस सच तो यह था कि इस बार मैं कमज़ोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। मैं रोज़ उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता। मैं उसे वह सारी उपलब्धियाँ गिनवाता जो उसे लोगों के माशिया दर्शाते हैं। पहले वह अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब उससे दुर्भाषा को स्वीकार ही नहीं थी। उसने अपने आप को समाज से बिल्कुल काट लिया था। बस पूरे दिन सिर झुकाए न जाने किन किन विचारों में लड़ती रहती थी। न जाने किन किन विचारों से लड़ती रहती थी। इतना प्रयास करने के बाद भी मैं नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था। तभी विचार आया कि मेरे मित्र शर्मा जी की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मज़े करती थी। मैंने सोचा कि यदि वह वहाँ आ जाए तो नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाएंगे। यही आशा लिए मैं शर्मा जी के घर पहुंचा। घर की घंटी बजाई तो भाभी जान द्वार खोली। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े ही अनुमान ढंग से मुझे अंदर बैठाया गया और कुशल क्षेत्र के बदले बस यही पूछा कि आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था, इसीलिए अपने लिए शिष्टाचार की उम्मीद नहीं करता था। उस समय मेरे से ज़्यादा नेहा महत्वपूर्ण थी। मैं सबका हाल चाल ले ही रहा था कि उसकी बच्ची अंकल करती मेरे पास आने लगी, पर उसकी माँ ने उसे डांट कर पुनः अंदर भेज दिया। मैंने सीधे ही अपने आने का प्रयोजन बताया। भाभी जी, भाई साहब, मैं नेहा को ठीक करने की तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ और उसमें काफ़ी सुधार भी है, परंतु अभी भी वह अंदर से घुटन महसूस करती है। मैंने देखा है कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ आती है तो नेहा उसके साथ खूब खेलती है और हंसी मजाक करती है। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि कुछ देर के लिए यदि आप उसे मेरे यहाँ ले आएं तो नेहा को अच्छा लगेगा। शर्मा दंपति एक दूसरे को आंखों में इशारे करने लगे और
फिर भाभी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। नेहा तो नेहा तो अपने चाल चलन की सजा भुगत ही रही है। मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। मैंने सुना है कि नेहा रात में दफ्तर से निकलकर अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस हंस के बातें करती थी। यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं। आपसे अपनी पत्नी तो संभल नहीं रही है और उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उसे संभाले। माफ कीजिए, यह नहीं हो सकता। उन्होंने दोषी चुन लिया, मुकदमा भी चला लिया और उस इंसान को सजा भी सुना दी जो खुद शिकार हुआ था। मेरी नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने इसे हरा दिया था। मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा, भाभी जी, आपने बिना कुछ जाने नेहा पर ही उंगली उठा दी। इस पूरे वाक़ये में उसकी लेश मात्र भी गलती नहीं थी। उसकी मनोदशा का आपको अंदाज़ा भी है। मैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसीलिए आपसे सहारा मांगी थी, किंतु अब आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिया। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और शर्मा जी की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आँखों के वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलदस्ता का फूल और एक बहुरंगी फूल का गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु वह इसे स्वीकार की हिम्मत न जुटा पाई। मैंने उसे फूल को उसके गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उसके कमरे में आया तब वहाँ के बदलते माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर कुछ पल को अपने अंदर समेटने लगा। नेहा उस गुलाब की फूल को हाथों में पकड़े निहार रही थी। उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी नेहा ने अपने गोद में रखा था, मानो उन बहुरंगी फूल में अपनी श्रृंगार कर रही है।
उन बेज़ुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया था। वह तीसरी तरफ इंसानों के अपने असली रंग दिखाकर एक हंसती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं भीतर गया और नेहा को बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा किया। वह बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने एक हार उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा दी। धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आँखों से अपने आप को देखा। तब उसकी भीगी पलकों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझसे कहना चाहती थी। उसके गीले चेहरे के बीच अंतर मुझे वह दिखाई दिया, जिसके प्रतीक्षा मैं कितनी समय से कर रहा था। मैं नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। उसने मुझे गले से लगा लिया। अब आंखें नम होने की बजाय मेरी बारी थी। अब आंखें नम होने की बारी मेरी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नए एवं सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए। सुंदर तस्वीरें बड़ी करवाकर दीवारों पर लगा दी। उन तस्वीरों में उगता सूरज, उड़ते पंछी, सुंदर घर आदि के फोटो लगा दिए थे। उनमें नेहा की कई तस्वीरें थी, जिसमें वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी, जिसे वह बड़े ही चाव से निहारा करती थी। इन यादों के सिवा मैं उसे और दे ही क्या सकता था। उसको सुरक्षा तो दे नहीं पाया था, इसीलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। मैं प्रयासों से उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे, परंतु मुझे इस बात का संशय अभी भी था कि क्या मैं कभी भी उसे बिल्कुल पहले जैसा बना पाऊँ या नहीं। इस प्रयासों में कब समय बीतता पता ही नहीं चला। मैं कभी उसको घर से बाहर लेकर जाता, कभी उसे कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। मैं उसके भाव का लगातार निरीक्षण करता ताकि उसे उस पर ज़्यादा जोर न पड़े और धीमे धीमे उसमें बदलाव भी आने लगे। अब वह मुझसे सीमित ही सही बोलने लगी थी। उसके इर्द गिर्द सकारात्मक व खुशनुमा
माहौल मिलने से उसके मानसिक श्रम में कमी आई थी। यह भी भाग्य की विडंबना ही था। वह दिन पुनः आ गया था जिस दिन गत वर्ष मैं उसे शादी के बाद पहली बार अपने घर लेकर आया था। उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी, परंतु वास्तविक रूप में उसे क्या मिला, इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहाँ नेहा लड़ रही थी, वहीं एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। अपने दफ्तर में ही मैं कितनी नज़रों का शिकार हुआ। लोग मुझे ऐसा देखते थे जैसे मैं किसी परग्रह से आया हूँ। इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह है, यह भी मैंने इसी समय में महसूस किया। हमसे अच्छे तो वह बेजुबान पशु हैं जो अपने मृत साथी को भी तुच्छ मन से विदा करते हैं। इन सबके मद्देनजर मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो ना हो, मैं तो जरूर रहूँगा। हम दोनों को एक छत के नीचे रहते 1 साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, उसका निर्णय भी कठिन था। यह सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समीप एक कुर्सी पर मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली, हैप्पी एनिवर्सरी साहिब। हाथ में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीली सूट, सफ़ेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए। नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ली थी और जीते हुए योद्धा की भांति वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मेरे आंसुओं ने उसको अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरे कंठ को शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने अनमोल तोहफे की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं बस इतना ही कह पाया, तुम्हें भी आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।